आप सोचेंगे कि हुकूमत ऐसे क्यों करती है कि जब उसके सब चीज़ें ठीक जा रही होती हैं तो वो खुद ही ऐसा काम करे कि हर चीज़ गलत लगने लगे और हुकूमत की नीयत पे भी शक होने लगे। अगर 7.5% पे इन्फ्लेशन आ गई है, सिंगल डिजिट में आ गई है, जैसे कि मोहम्मद औरंगजेब साहब फरमा रहे हैं, और ये भी तय है कि $7 बिलियन जो बेल आउट पैकेज है वो भी IMF हमें दे देगा, तो फिर ये जो हम अच्छे हथकंडे आजमा रहे हैं, ये अदालती पैकेजेस के, ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो चेंजेस कर रहे हैं, और हमारी जो मुसद्दक़ा इतलात हैं वो ये हैं कि जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोट लिखा था कमेटी को, उसका आज जवाब जैसे एज वी स्पीक वो पेन कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सुना है कि ये उससे भी सख्त जवाब होगा। हाउ नाउ दिस इज वॉर एंड आर वी डिक्लेयरिंग वॉर और नॉट। लेकिन हमने एक इतवार ऐसा गुजरा जिसमें हमने देखा कि कायनी तरमीम आने जा रही थी, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की बचत हो गई, और एक इतवार ऐसा गुजरा जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। वो इतवार ऐसा था कि मालम जब्बा से कुछ 12 मुल्कों से लोग जो थे वहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ देखने गए थे, मालम जब्बा के एरियाज़ को देखने गए थे। वापसी पर वहाँ पे एक एक्सप्लोड हुई जिसमें एक पुलिस अफसर भी हलाक हुआ, और ऑफ कोर्स थैंक गॉड के जो सफ़ीर वहाँ पे थे और काफ़ी तो अपने स्पाउसेस के साथ थे वो भी महफूज रहे। ऑफ कोर्स इसमें रशिया, ईरान, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इन सब के एम्बेसडर्स शामिल थे। लेकिन ऐसी चीज़ों का होना और उसके बाद इस मुल्क में इस चीज़ का ना कोई जिक्र होना, ना कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन होना। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हम रोज़ करेंगे कि आज वो जो फैसला आया है उस पर क्या करना है, और दूसरा फैसला जो आया है उस पर क्या करना है। आज याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का भी इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। उन्होंने कहा ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, जो फरीक नहीं है उनको आप आउट ऑफ द वे जाके सीट्स दे रहे हैं, तो इसकी नज़ीर नहीं मिलती, एंड दिस विल ओपन डोर्स टू मोर प्रॉब्लम्स। सो दैट सेड, ऑफ कोर्स ही डिडंट से कि मानना नहीं चाहिए इस फैसले को, उन्होंने सिर्फ डिसएग्री किया है। बाकी 2 जजेस तो डिसएग्री कर रहे हैं और ये भी आपको कह रहे हैं कि आप ये ना माने। लेकिन ऑफ कोर्स 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बेंच डिसाइड कर दिया है और वो 63 की तशरीह करेगी। अब आपको याद होगा कि जब इलेक्शन नहीं कराने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट ले आई थी। अब उनको ये वाले मामलात, ये जो हैं हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है PTI को, इसलिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को वापस लेना है। यानी कि इम्पीरियलिज्म और वन मैन शो जो कि खुद डिस्करेज कर रहा था उसी को वापस ले रहे हैं, तो इसको भी यू टर्न ही कहते हैं जी। फॉर द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी। लेकिन ऑफ कोर्स ये फॉर द जुडिशरी नहीं है, ये फॉर द जुडिशरी होगा, बाय द PM होगा, और ऑफ कोर्स बाय हिज ओन डिसीजन होगा। उनकी जो मंजूर नज़र जज होंगे वही लगेंगे, और ऑफ कोर्स हमने ये अब एक बुनियाद डाल दी है। हर मामले में हमें गड़बड़ करने की आदत है, और इस मुल्क में ये दूसरी बार नहीं हो रहा, तीसरी बार भी नहीं हो रहा, बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन बिलावल साहब से एक गुजारिश ये करनी थी कि आज वो कह रहे थे मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके ऊपर, तो बिलावल साहब आपसे बसद एहतराम पूछना यह था कि वो जो आपके नाना को जब सूली पर लटकाया गया था, क्या उसमें सिर्फ जजेस के अहकाम जारी थे? क्या सिर्फ जजेस को ही आप ब्लेम करेंगे? ये एक्चुअल प्लान किसका था? उस हवाले से आपने क्या किया है? और वो जो बेनज़ीर साहिबा का ख्वाब था और जो उनकी विजन थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू, उसमें से और कितने नुकात पे आपने अटेंशन दी है सिवाय आइनी कोर्ट्स के हवाले से? वो भी क्योंकि किसी और को सूट करता है, आपको भी नहीं। इसलिए मैं इससे बसद एहतराम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कहूँगी। बैरिस्टर गौहर साहब ने बहरहाल अपना फेथ रिस्टोर कर दिया है और कहा है मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ हैं। एक मौक़िफ़ होगा, और ये उम्मीद है, ये उम्मीद टूटे ना, लेकिन ये उम्मीद ऐसी उम्मीद है कि जो कि PMLN ने भी बांधी हुई है मौलाना साहब से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़रा डिस्करेज हो गए, इसलिए वो और जो हथकंडे हैं वो आजमा रहे हैं। क्योंकि अगर मौलाना साहब ने ना भी दिए वोट तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो आज़ाद अरकान हैं उनको हम करवा लेंगे, 63 की तशरीह भी करवा लेंगे कि उनका वोट भी काउंट हो जाए, वो D सीट भी ना हो। मतलब प्लानिंग बहुत आगे तक की हुई है। लेकिन जाहिर है इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए और जुडिशरी में ये जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, इसको अवर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद पनसोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मोहम्मद पनसोता साहब, वर्डिक्ट इज इन, और जाहिर है वही जो बात की जा रही थी, डिटेल वर्डिक्ट नहीं आ रहा, डिटेल वर्डिक्ट नहीं आ रहा, डिटेल वर्डिक्ट भी आ गया। उसके बाद आपने सुन लिया तारर साहब ने कहा कि अभाम अब भी मौजूद है। अब पता नहीं वो कौन सा अभाम है जो दूर नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर है कि 2 जजेस 11 में से कहते हैं कि इस फैसले को मानना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तलाफी नोट आपके सामने है, एंड ऑफ कोर्स मंसूर अली शाह साहब का जो इंपॉर्टेंट नोट कल था ऑन जस्टिस मुनीब अख्तर बीइंग रिमूव्ड एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में से, ये जिस तरह से उन्होंने चूज़ किया, नॉट द सेकंड सीनियर मोस्ट बट ऑफ कोर्स 3-4 नीचे आके उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को इसका हिस्सा बनाया। सो उसका भी अब एक सख्त मेरा ख्याल है जवाब आने वाला है जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से। तो आप क्या देख रहे हैं इन द कमिंग डेज?
देखिए जी, पर्सनली तो मैं समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में जो ये एक बैटल ऑफ सुप्रीमेसी है, विच इज़ यू नो एन ओल्ड बैटल ना, और वो हर दफ़ा उसमें एक नया अदारा आके सुप्रीमेसी क्लेम करता है। एक तो खैर अदारा जो कॉन्स्टेंटली सुप्रीमेसी क्लेम करता है, उसके बाद कभी जुडिशरी होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन कोई ये चीज़ समझने से कासिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक का रोल मुतय्यन है। अब आजकल जो डिबेट है उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190। 189 बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट इन एज मच एज इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बाइंडिंग। अब उस जजमेंट को जब आपको पसंद नहीं आती और जब आप कहते हैं कि जी एक अगर ये वाला बेंच देगा तो ठीक है, और जो सबसे एब्सर्ड व्यू है जो मेरे नजदीक वो ये है कि जी माइनॉरिटी जजेस जो हैं उनके व्यू को आप लेके आगे प्रोपोगेट करें और कहें जी उन्होंने चूंकि ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फॉलो नहीं करते, उसकी बेसिस पे हमें 8 मेंबर बेंच की जजमेंट पसंद। देखिए, ये 8 मेंबर जज की जजमेंट का मसला नहीं है, ये मसला बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के 11 जजेस ये कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करके आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम से आउट करते हैं। अब आइन पर वापस आते हैं। आइन की जो प्रियम्बल है वो ये कहती है कि अवाम ताकत का सरचश्मा और उसने अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करनी है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 218(3) पर के इलेक्शन कमीशन ने एक अपना जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, इसके टच स्टोन पर जब आप इस सारी एक्सरसाइज को देखते हैं तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान की एक साइजेबल पॉपुलेशन को इस सिस्टम से बाहर किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे के थ्रू वापस लाया गया। अब मुझे ये समझ से नहीं आती कि गवर्नमेंट इसको किस मुंह से कहती है कि ये जजमेंट इंप्लीमेंटेबल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उससे भी बियॉन्ड है। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बात की, बिलावल साहब को आज जब मैं बोलते हुए देखता हूं, वो पिक एंड चूज करते हैं, चेरी पिक करते हैं जी कि ये चीज आज हमें सूट करती है, लेकिन वो इस चीज पर बोलने से कासिर हैं कि पाकिस्तान का रियल प्रॉब्लम क्या है, और जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस तरफ हम जाने के लिए तैयार नहीं। ये लड़ाई बढ़ती भी नजर आ रही है जी मुझे, और अब तो समबडी एज आई वुड से डिसेंट और एज कंपोज्ड एज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी आगे उनको लिखना पड़ा वो नोट, क्योंकि जो इस वक्त हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस साहब काम कर रहे हैं वो उनकी अपनी अदालती नज़ायर के खिलाफ है। उन्होंने इन तमाम चीजों पर जजमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंसेस जो इज बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर, इट मस्ट नॉट बी डन, इमरजेंट सिचुएशन हो, ये वहां पर हुआ और उसको फिर उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन है। उन्होंने ये यहां तक कहा है कि ऑर्डिनेंसेस लाना पार्लियामेंट की तौहीन करना है जी। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इज नीड ऑफ द डे। पार्लियामेंट सुनते थे हम सारा दिन, वो पार्लियामेंट ले आई। जब पार्लियामेंट ले आई तो आपने उसी पार्लियामेंट से उसको उस तरह चेंज करवा दिया कि आप मास्टर ऑफ रोस्टर, और ये सवाल जस्टिस मुनीब ने पूछा था जो आजकल वीडियो भी बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि क्या मास्टर ऑफ रोस्टर इज द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या पार्लियामेंट। इफेक्टिवली आपने पार्लियामेंट को मास्टर ऑफ रोस्टर बना के और सारी की सारी जो फिक्सेशन है उसको कंट्रोल कर लिया, मीनिंग देयर बाय कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होगी। यानी आपकी बेंच फॉर्मेशन, जो पहले बेंचेस पर इतराज किया जाता था जी कि फलाना बेंच ये बेंच, अब भी वही वाली हम बात देख रहे हैं। फिर जो जूरिस्प्रूडेंस सेटल हो रही है, इलेक्शन मैटर्स ले लें, आज जो एक जजमेंट आई है, आई थिंक गुलाम रसूल का केस है, उसमें कहा गया जी कि फॉर्म 45 की वैल्यू कोई नहीं है, आफ्टर वंस द बैलेट इज ओपन तो उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट है। तो हर चीज इज एनीथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। सो मैं ये समझता हूं कि ये इवेंचुअली, वो जिसे हम कहते होते हैं ना जी उर्दू में पटाखा बोलेगा, अगर ये इस तरह ही चलता रहा एंड सूनर कि हम इसको रियलाइज कर लें और इस चीज को रोक दें, वरना इवेंचुअली फिर बिल्ट इन मैकेनिज्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। ये लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इंडिया में। इसकी एक नवीद आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट एक मिनी कू हो गया था अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। तो ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता बात उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, आप ये जो मिनी कू की आपने बात की और इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया, दैट्स अ फाइन एग्जाम्पल। आपने डेफिनेटली, मेरा भी थोड़ा लाइट बल्ब जल गया मेरे दिमाग का भी, लेकिन आप जरा बताएंगे कि ये डू यू सी दिस एज मोर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये अदलिया में इस वक्त जो हम मंडियाल साहब के वक्त में देख रहे थे, या आप समझते हैं कि ये वाली ज्यादा सीरियस आपको लग रही है? देखिए, बंदयाल साहब के टाइम पर प्रॉब्लम बहुत सीरियस था, पर बंदयाल साहब बड़ा मैग्नानिमस आदमी थे, उसने उसको बड़ी मैग्नानिमसली कंडक्ट भी किया। उनके साथ हम 100 बातों पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट में प्रोसीड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट उन्होंने एक इमेज जुडिशरी का बचा के रखा हुआ था कि हमारे इंटरनल जो भी रिफ्ट हो हम बाहर एटलीस्ट वी डोंट सेट इट आउट। अब सीन ये हो गया है कि जो आपके चीफ जस्टिस साहब हैं और बाकी जुडिशरी, उसमें बड़ी क्लियर रिफ्ट और वो नजर भी आ रही है, और वो रिफ्ट इस लेवल पर चली गई है जहां पर मेरा ख्याल है कि 8 जजेस में से जो सीनियर कुछ जजेस हैं उन्होंने बड़ा अवॉइड करने की उसको कोशिश की, लेकिन अब इट हैज बिकम इनएविटेबल नॉट टू
टू रिप्लाई टू दैट, तो वो फिर इवेंचुअली मंसूर अली शाह साहब ने भी रिप्लाई किया, जस्टिस मुनीब ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि काजी साहब तो स्कूल ऑफ थॉट के आदमी थे जो कहते थे फुल बेंच बिठाएं, सबको बिठाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आज हम क्यों देखते हैं कि एक सर्टन नौयत के केसेस को एक सर्टन बेंचेस सुनते हैं, या हम देखते हैं कि जूनियर मोस्ट जजेस को आप उठा के बेंचेस में बिठाते हैं, बल्कि एडहॉक जजेस को आप लगा रहे हैं या जिनको आपने नए लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी जरूरत है? आप टॉप 5 जजेस को बिठाएं। जस्ट बिकॉज समबडी डजंट सब्सक्राइब टू योर व्यू आप उसको बिठाना नहीं चाहते। सो मैं समझता हूं कि यहां पर शायद मिनी कू वर्ड मुनासिब ना हो, बट ये बहुत पढ़े लिखे जज साहबान है, आगे जस्टिस जाहिया अफरीदी है, मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब साहब हैं, देर ऑल वेल एजुकेटेड पीपल। तो वो फिर अपने कलम के थ्रू एक ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट कर देंगे, और एक 8 मेंबर बेंच की जजमेंट से हो गई है और अब आगे भी होगी, जिससे फिर इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग विल बी एट हॉल्ट। उसका नुकसान मेरे आपके पाकिस्तान के एक ऑर्डिनरी आदमी को होगा जिसके केसेस रुक जाएंगे, और हम आगे आईनी अदालत बनाने के लिए जा रहे हैं। ये जो आईनी अदालत का भी मंतक है ना जी, मैं इस पर भी एक क्विक कमेंट कर दूं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट से आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, आप ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है उनको आईनी मैटर्स रिजॉल्व करने नहीं आते, लेकिन जब आईनी अदालत हम बना लेंगे तो इन्हीं में से एक साहब को उठा के वहां, या किसी 2 साहब को उठा के, या हाई कोर्ट से ला के जब रखेंगे ना, तो वो अचानक हम उनसे सारे काम करवाना शुरू कर देंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप उन्हीं जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बना दीजिए, 3 मेंबर बेंच अपनी पसंद का बना दे, और उन्हें कहा जी पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल केसेस आपके सामने लगाते हैं, रिजॉल्व देम, रिजॉल्व हो जाएंगे। ये क्या बात हुई कि उनको पहले 68 की एज दें, और फिर उन्हीं जजेस को जिनको आपने जो लिस्टें बनाई हुई उनमें हाई कोर्ट से भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हैं, जो हम इतलात सुनने में आ रही हैं, वो अचानक परफॉर्म कैसे कर लेंगे अंडर द न्यू अम्ब्रेला? सो मैं इस चीज को नहीं समझता। या तो आपने जर्मनी से जजेस इंपोर्ट करने हो, आपने कोई इंडोनेशिया से करने हो, कोई इंग्लैंड से करने हो, तो मैं समझ आया कि जी उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होगा। एक तरफ आप कहते हैं जजेस काम नहीं करते, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी ऊपर जाके जब फेडरल कोर्ट बनेगी तो क्या जबरदस्त की काम करेगा। और बिलावल साहब का भी जो लॉजिक था, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जितनी जगह दुनिया में बनी है उसके साथ पाकिस्तान के कंपैरिजंस ड्रॉ करना इसलिए गलत है कि वहां पर सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट थी। वहां पर जुडिशरी की ये सिचुएशन नहीं थी पाकिस्तान वाली जुडिशरी वाली। भाई आप लोकल साइड पे, मैं आपको एग्जांपल आसिफ सईद खोसा साहब की देता हूं। व्हेन आसिफ सईद खोसा साहब वर द चीफ जस्टिस, उन्होंने 90% आपकी पेंडेंसी जीरो कर दी थी, 1-2 रजिस्ट्रीज के अलावा। तो इसका मतलब ये हो कि एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेंसी को जीरो किया, बिकॉज पेंडेंसी इज वन रीजन जो कि दिया जाता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स में फंसा हुआ है। आप आज एक यहाँ पर शरीयत एपलेट बेंच भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर कोऑपरेटिव बेंच है, बहुत सारे, एक पॉलिटिकल बेंच बना दें, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह दें, और उन्हें कह जी आपने सिर्फ अगले 6 महीने पॉलिटिकल केसेस सुनने हैं, 15 दिन के अंदर आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। सो ये सारी की सारी चीज क्रिएट करने का एब्सोल्युटली कोई ना जरूरत है। ये समझ से बाहर है कि इस किस्म की अमेंडमेंट्स कहां से आ रही है, क्यों लिख रहा है, और उसकी ड्राफ्टिंग इज सो ऑर्डिनरी कि मैं समझता हूं कि जब एक लॉ स्टूडेंट मेरे जैसा जो कि जूनियर आदमी भी पढ़ता है तो कहता है जी किस किस्म की चीजें हम आप सब। 26वीं तरमीम जो लीक हुई थी वो भी आपको पता होगा, जाहिर है उसकी भी जो आई रोट दैट, बट एनीवेज मैं इस पे आना चाहूंगी। कादिर मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कैन यू हियर मी कादिर साहब? जी जी प्लीज। हाँ जी मंदोखेल साहब, मैं कह रही हूँ आज बिलावल साहब ने आईनी कोर्ट्स के हवाले से बात की है कि पेंडेंसी कम हो जाएगी, अवाम का बड़ा भला होगा, और ये तमाम तर चीजें, और ये कि कोई और जो है सूली पे नहीं लटकाया जाएगा आज के बाद जब ये आईनी कोर्ट्स बन जाएंगे। सूली पे लटकाने वाले सिर्फ जजेस साहिबान थे सर, और क्या, और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारी चीजें थी जो बेनजीर की विजन के मुताबिक करनी चाहिए थी, और भी एरियाज है नहीं? और भी है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है जहां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं होते, ये 45 साल बाद भी ये इंसाफ नहीं मिला। और इंसाफ क्या मिला? इंसाफ क्या मिला? क्या ये कहा गया कोर्ट ने कि वो सही उसको मौका नहीं दिया गया, ट्रायल नहीं हुआ पाकिस्तान के? ये बैठा हुआ है वकील साहब, नीचे पूछे पाकिस्तान की तारीख में 77 तारीख में कोई एक केस बता हाईकोर्ट में चाहे हो। तो ये उस वक्त क्योंकि मार्शल डिक्टेटर था और जज जनरल उंगली पे नाचते थे, और इसी तरह ये फैसला हुआ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ शाह ने तो खुद माना जुर्म कि हमसे गलती हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जज को कब्र से निकालने का कोई ऑर्डर निकाला? क्या उस गवाह वो कसूरी, क्या वो कसूरी तो जिंदा है ना, उसको बुलाते, मतलब कुछ पैसे ऑर्डर कर देते जिससे हमें तसल्ली होती। लेकिन बहरहाल फिर भी हम शुक्रगुजार है, कम से कम हमें सुन तो लिया है, और इनके गंडपुर जो ना वो फजूलियात देते। सवाल ये मैं ये बैठा हुआ पंचोटा साहब से पूछे जजेस के अपॉइंटमेंट क्या तरीकाकार है?
जब तक ISI, MI और IB क्लियरेंस नहीं थे कोई जज भर्ती नहीं हो सकता है। कि एक सूबे का चीफ जस्टिस जो अपने मनपसंद वकला को, जो उसके चैम्बर के लोग बांजे भतीजे वो उनका नाम बेचते हैं और आगे जाके रबर स्टिप असेंबली बैठी हुई है और कमेटी बैठी हुई वो उसको ओके करते। क्या आप नहीं चाहते कि 4.5 लाख वकीलों में किसी गरीब का बच्चा भी जो है ना वो वकील बन सके? दौर में एक बिल जमा किया था कौमी असेंबली में, उसमें मैंने कहा कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? और फिर सारे चाचे माम भांजे भतीजे और जो चैम्बर के लोग हैं, तो ये कोर्ट गलत किए। और फिर बिलावल साहब ने आज तकरीब में मौजूद था, उन्होंने ये फरमाया कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने हमें ब्लैकमेल किए, गन पॉइंट पे ये सारा चीज करा है। आप ये जजेस का अपॉइंटमेंट हमारे हाथ में दे, नहीं तो 18वीं तरमीम जो है ना मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब मुझे बताओ कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने 58(2)B का जो सेक्शन था वो जाके अपने सदारती हुक्म से निकाल के पार्लियामेंट को हवाले किए, लेकिन जजेस ने उसका भी फायदा उठा लिया। 63 गिलानी साहब, आशरी साहब आपके सामने की बात है। और फिर बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उसके सेटिंग जजों के जो बैठे हुए, ये जो आप ने जो बेंच थे जिनके बारे में जजेस ने कहा कि उन्होंने आइन से जो है ना वो तजावज कर गया। क्या आपने आइन से तजाविज नहीं किया है? क्या आर्टिकल 51 सेक्शन 6E में नहीं लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर कोई आजाद उम्मीदवार कर सकते? आपने 15 दिन दे दिए, वो भी हफ्ता इतवार निकाल के, यानी कोई 19-20 बन जाते कि आपने आइन दोबारा लिखना शुरू कर दिए। और फिर जब ऑलरेडी कौमी असम्बली और आइन असम्बली से तरामीम पास हो गए कि जहां 51 उसके बावजूद आप वजीफ हो, और फिर मैंने ये भी तारीख में पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि 12 जुलाई के बाद जो मार्कात है वो भी साथ आप ये आइन तरमीम ये क्यों नहीं लिखा उसके अंदर? आपने ये तो लिख दिया कि रिव्यू जो है ना उसकी बदनीयती है। आप क्या हो, अब तो आइन अच्छा मंदोखेल साहब, आप मुझे तो मंदोखेल साहब आपकी हिस्ट्री अपनी जगह है कानून के साथ, और आपके मैं जवाबात मैं आई एम गोइंग टू गिव टाइम पंजोता साहब को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे कोalition पार्टनर हैं, आप इनकी काबीना में शामिल नहीं हैं, कि किसी डिसीजन से आपने अब तक आपके कोई डिसीजन इनके डिसीजन से मेल नहीं खाता, लेकिन अचानक से आईनी कोर्ट्स पर और इस अदालती पैकेज पे आप लोग बिल्कुल यकसू हो गए हैं, जैसे 2-3 अक्सरियत से बाजवा साहब के टाइम पर हुए थे। क्या वही कुछ हो रहा है? देखिए, अब आप उसको सुन रही है वो आपकी मर्जी, लेकिन हम सपोर्टर जरूर है। आपने देखा हमसे मशवरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पाबंदी लगे, हमसे मशवरत नहीं साथ नहीं किया, और इस तरह बहुत सारी चीजें जो हमसे मशवरत नहीं हम साथ नहीं देंगे। ये जो आईनी तरामीम है ये तो बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में मिसाल के जमहूरियत पे दस्तखत हुए, जिसके आईनी तरामीम ये आईनी अदालत जिसके और मौलाना फजल रहमान साहब की भी दस्तखत है, ये अभी क्यों मुकर्रर अपने उसे? क्या ये बैठे हुए मेरे कानून साहब इसे ये पूछे क्या सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस चल रहे, को गरीब केस चल रहे? अच्छा ठीक है पंजोता साहब, I'd like you to respond given the history के इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने बहुत ज्यादती की थी, ये बात सही है, जाहिर है भुट्टो साहब की फांसी भी बिल्कुल गलत हुई, उसके पर ऑफ कोर्स इनको तशफ़ी नहीं हो रही, जो अब तक नतायज सामने आए हैं, जो उस वक्त का एक वर्डिक्ट सामने आया उससे इनको तशफ़ी नहीं हो रही। तो आप जरा समझा दीजिए, और ये भी कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 3 दिन को 15 दिन कर देना। जी देखिए जी, कादर साहब एक तो मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमेशा बड़ा अच्छी बात करते हैं, उन्होंने आज भी बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए। नंबर 1 कि जुडिशरी जो है उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्या उसके अंदर आपने ISI MI और जिनके आपने नाम लिए इनका सिस्टम निकाल दिया? आज भी वही करेंगे। और आज जिस आईनी तरमीम पर बात की जा रही है उसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस की तो बात ही नहीं हो रही, आप तो एक नई अदालत क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने बिलावल साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी हमें इफ्तिखार चौधरी ने बुलडोज किया। तो अगर उस दिन सेनेटर साहब की बात सुने जो कि JOEIF के, उन्होंने बात की बिलावल साहब ने, तो बिलावल साहब ने आज भी कहा कि आज मैं बड़ा मजबूर हूं। आज किस चीज की मजबूरी है? तीसरी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने ये कहा कि हमने बहुत सारी चीजें करनी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कुछ चीजों की तरफ आपने इशारा किया अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, क्या उसको
इन्वेस्टिगेट कर लिया आज तक किसी ने कि व्हाट वाज द रियल कॉज ऑफ मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टोज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, उनके डिमाइज का या उनको जो मारा गया उसका कॉज, वो भी आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। अब आते हैं आपके 12 जुलाई से फैसले की बात करें। आप इस चीज पर रियलाइज करें कि वही आइन जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया, उस आइन के अंदर 2 प्रोविजन जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करेंगे। 200 आर्टिकल 18(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। दोनों केसेस में आपने देखना है कि जिसने वोट डाला और जिसको वोट डाला वहां पर निकले। आपके सुप्रीम कोर्ट 11 जजेस, उनमें से वो भी जजेस मौजूद हैं जो कि आजकल इनकम्बेंट को पसंद हैं, वो ये कहते हैं कि एक फैसले की गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन कहती है कि एक जमात एग्जिस्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट इज मेयरली स्टेटिंग कि वो जमात आज एग्जिस्ट करती है, लिहाजा उनको उनकी सीट्स दी जाएं आर्टिकल 51 के तहत, जो कि कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द मैनर जिसके अगेंस्ट उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्री करती है। लेकिन इनकम्बेंट जमात, जिसमें मुझे किसी और का अफसोस नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा आइन के साथ बड़ा एक गहरा संबंध रहा है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये उनसे लेके किसी और को दे दी जाए। आगे चलते हैं। आगे बात बार बार ये की जा रही है कि जी ये जो आईनी पैकेज किया जा रहा है, इसमें जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के अलावा इस आईनी पैकेज का अगर आप निचोड़ निकालें तो वो क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जजों की उम्र बढ़ाना। क्या हमें ये नहीं पता फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जब बनेगी तो उसका चीफ जस्टिस साहब कौन जाएंगे, कहां से जजेस को किस तरह उठा के ऊपर ले जाया जाएगा? दिस वाज डेफिनेटली नॉट द प्रीएम्बल और द इंटेंट बिहाइंड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट था, उसकी बड़ी एहतराम है, लेकिन उसका मकसद था इनको इंडिपेंडेंस देना। ये जो फैसला आज मखसूस नशिस्तों का है, ये तो पाकिस्तान की हर पोलिटिकल पार्टी के लिए शुड बी अ डिसीजन दैट शुड बी वेलकम्ड कि जी इस चीज पर बहस की जा रही है कि वो एग्जिस्ट करते हैं पार्लियामेंट में कि नहीं करते, पार्लियामेंट्री जमात है कि नहीं जमात। बेनजीर भुट्टो केस है गालिबन 1988 और 89 2 दफा रिपोर्ट हुआ है, उसके अंदर ये होल्ड हुआ है कि विदाउट अ सिंबल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये बेनजीर भुट्टो साहब का केस इसको साइड किया गया, लेकिन पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, चलो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से आपने सिंबल लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तक ये कह रहे हैं कि जी हम अचानक बहुत सॉवरन हो गए हैं और हम समझते हैं कानून को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस हमारे कानून को नहीं समझते। वही 11 जजेस जो ये कहते हैं कि हमने इसको इंटरप्रेट किया, वो कहते हैं नहीं, आपको इसकी गलत समझ है, हमें पता है इसकी समझ क्या है। तो इन सारी चीजों, इन फैक्टर्स को जब हम देखते हैं, या वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये है वो जराए, तो जब इन जराओं को मैं देखता हूं तो आई एम फोर्स्ड टू कंक्लूड कि दिस इज एनीथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल मूव टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली कोई और डिजाइन है, जिसमें मुझे सिर्फ परेशानी पीपल्स पार्टी के ऊपर होती है बिकॉज वो कभी इस तरह की चीज के साथ पास्ट में खड़े नहीं हुए। तो आज जब हम उनका साथ देखते हैं तो ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी एंड लॉ, मैं परेशान होता हूं कि ये हमने चीज पहले नहीं देखी, क्योंकि जिसने आइन बनाया है उसके पैरोकारी काम नहीं कर सकते। दिस इज माय रिस्पॉन्स टू व्हाट कादर साहब जस्ट सेड। कादर साहब, देखिए अहमद पसंदर साहब ने बहुत सारी बातों को सच्ची का जो दंड है वो भी हमारे सर पर डाली है, जबकि मैं खुद विक्टिम हूँ इलेक्शन कमीशन का। मेरी गुंडागर्दी एनकेएम के लोग 25 से 30 हजार पड़े हुए, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी ने FIR कर लिखा, उनके खिलाफ FIR तो नहीं, खिलाफ FIR कटा, और क्योंकि मुस्तफा कमाल को उन्होंने जिताना था, फैसल वाडा साहब ने मुझे इलेक्शन से पहले आपको ये सीट नहीं मिल सकती, ये एजेंसियों ने दे दी मुस्तफा कमाल को, तो आप मुझे उनके वो गन में सर डालो। इलेक्शन कमीशन जो रवि है वो मशकूक रहा है, वो हर तरफ मशकूक रहा है। अगर यहाँ पीपल्स पार्टी के मेरे से लोगों को आप बाहर कर दिए, आपको बाहर कर दिए, वहाँ मौलाना फजल रहमान को बाहर कर दिए, वहाँ वजीरिस्तान से अली वजीर को और मोहसन दाऊद सीटें जो पीटीआई को दी गई है, तो आप ये नहीं समझ किए, लेकिन वो गन हमारे सर पे न डाले। बाकी जो बात आप पीपल्स पार्टी की बात करें, हम अगर अदालतों की हम पंसोड़ा साहब हम विक्टिम है, हमारी कायद को झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिए और 45 साल बाद हमें क्या मिला? उसके बाद बीबी शहीद को कत्ल किए है, आप बताएं कि वो मुलजिमान को इन्हीं अदालतों ने बरी कर दिए जमानत करूंगे। अलावा मैं आपको 1000 केस में एक केस है जो गुम हो गई है, 24 साल केस चलता रहा। जब
दिन आया खान अस्पताल से डीएनए टेस्ट हो चुका था। मंदोखेल साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर मुझे वक्फे पे जाना है। ये एक तो जो इसमें आर्टिकल 199 है 26वीं तरमीम में, एक तो उससे इख्तिलाफ था, आर्टिकल 8 से इख्तिलाफ था। बिलावल साहब ने पहले कहा मजबूरी है, फिर 2 दिन बाद हटा दिया गया। इसमें एक और भी क्लॉज है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से बाजवा टाइप ही एक लॉ है जो कि प्रोमलगेट हो गया है। अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे मंदोखेल साहब, अगर आप उस पर कहते हैं, क्योंकि एक तरमीम इसमें 26वीं तरमीम में इनकी भी कोई एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के मामलात हैं, उसमें आप लोग इसको साइड करेंगे या आप इसको हटाएंगे? देखिए सना साहब, आप और पंसोटा साहब बहुत सारी बातें जो हमने कही भी नहीं है वो आप हमारे साथ मार रहे हो। अब जैसा मसौदा है, हम कहते हैं कोई मसौदा नहीं, आप कह रहे हैं मुर्जा साहब ने बातें कही, हमारी जो तरदीद आ गई उसको आप लोग नहीं बता रहे हो, तो ये इस तरह तो ना करें ना आप। नहीं, मुसव्विदा जो हम तक इतलात पहुंची है, जो कामरान मुर्जा साहब ने 3 दफा मेरे प्रोग्राम में रिपीट किया है कि एक ही मुसव्विदा है, वो जो तारड़ साहब के पास है, वो जो हमें दिया गया, वो जो बिलावल लेकर आए। अब बिलावल ने उसमें कोई चेंजेस कर ली हैं 2 दिन बाद, तो वो फिर एक डिफरेंट मुसव्विदा बन जाता है, लेकिन जनरल मुसव्विदा एक ही मुसव्विदा है। अब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप कामरान मुर्जा साहब की बातों को बड़ी अहमियत देते हो, और सेनेटर है सर, वकील भी है, वो मेरे पार्टी के चेयरमैन है, उसने तरदीद की। आप सेनेटर की बातें को बड़ा दे रही हो। पार्टी के चेयरमैन ने जब तरदीद की, उनके तर्जुमा ने तरदीद की, पीपल्स पार्टी ने तरदीद की, आप सेनेटर की बातों को आप हाईलाइट करें जैसे वो कोई कुरान की बात है, उन्होंने खुदा न खासा। सवाल ये होता ना, ये फिर अभी मौलाना साहब को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि बिलावल मेरे पास आए, उनने कहा अपनी तजावीज तैयार करें, हम अपनी तजावीज तैयार कर दे। डिस्कशन जो होती है उसमें 1000 डिस्कस होती है, लेकिन जब एक चीज फाइनल हो जाती है उसको आप मसौदा कहते हैं। और वो एक मेंबर रहा हूं तो मुझे पता है कानून ये होता है, जब आप एक मरतबा गवर्नमेंट को बिल आती है तो वो पहले काबीना से पास करती है, काबीना से बात करने के बाद असेंबली में, और अब आप लोग पहले से शोर मचानो, ये मसौदा, ये आर्टिकल हो भाई, जब हम इनकार कर रहे हैं आप हमारे सर पर डाल रहे हो। आपने ये कहा, आपने भाई हमने कुछ नहीं कहा, को अपनी तजावीज दो, हम अपनी देते हैं, और उसके बाद दुनिया के साथ में या तो हम उनको कन्विंस कर लीजिए या तो। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप लोग ने नाफिज किया है, जो कि आप लोग ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के ऊपर जो आपने किया है, ये भी तो एक गिव अवे है कि जो मुसव्विदा आ रहा है उसमें आप लोगों की मनपसंद चीजें भी हैं, उसमें आपका भी किरदार है, क्योंकि उसकी शुरुआत तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से हो गई है। ये बताओ कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, पंसोटा साहब से पूछे से पहले क्या कानून था? नहीं, वही तो कह रहे हैं, क्या आपने कानून तब्दील कर दिया है? क्या अब क्या सीक्रेट इदारे नहीं देखेंगे? सुन ले जी, या तो जो हमने कानून चेंज किया उसको आप अप्रिशिएट करें, या हमने उस वापस से ऐसा थोड़ा करें। कानून एक ही आदमी लाए, पहले कानून लाए कि एक फर्द वाहिद के पास अख्तियार नहीं होना चाहिए, अब दोबारा हमने वो कानून लाया कि फर्द वाहिद के पास। अब आपको आप मुझे बात बताओ, मंसूर शाह मुझे बहुत बेहद एहतराम है, हम आपको नहीं मानते, मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा जब तक पानी कमेटी बहाल नहीं होगी। मैं इन 2 जजेस को नहीं मानता हूँ, आइन से उसने जो ना वो किए, और मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक फुल को। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये तो पहली बार ये पसंद नापसंद ये एक ही इदारे में है या और इदारों में भी आपको कोई पसंद नापसंद है? कोई आप लोग और मसले में है किसी इदारे में, या एक ही इदारे में सारे मसले हैं? हमें तो बहुत एजेंसी वो लेके आए, बोल रहा हूँ। हाँ मंजोता साहब, जितना खुला आप बोल रहे हैं उतना ही बंद कमरों में बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। अच्छा मंजोता साहब जरा फरमाइएगा, अगर ये मुसव्विदा एज इट इज नहीं भी आता, इसमें चेंजेस हो भी जाते हैं, तो वी नो कि ये बार बार एक सवाल है, लेमैन का सवाल है कि वो भाई कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाते? अब कंटेम्प्ट लगाने के लिए भी जो बेंच बनेगा वो एक फर्द वाहिद नहीं लगाना है। एम आई करेक्ट? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही। पहले मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। एक बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसलिए लाया गया ताकि डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर करें, और उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और थर्ड, ठीक है। उसके बाद अचानक इन्होंने फील किया कि नहीं जी डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है और हम
एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कहेंगे कि जो 3rd नंबर वाला एक स्पेशल आदमी को निकालने के लिए आपने कर दिया, तो पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि हाउ ऑन द अर्थ कैन यू इवन रिफर इट एज स्ट्रक्चर डिस्क्रेशन? ये तो बड़ा क्लियरली वंस अगेन एक सिंगल आदमी के हाथ में सारी डिस्क्रेशन देने की वाली बात है, नंबर 1। इससे बेहतर था फिर आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को रहने देते, जो पुरानी बात थी। नंबर 2, आईनी तरमीम 18वीं तरमीम जब आई थी तो रजा रबानी साहब को अवार्ड मिला था, पता नहीं कितने 100 घंटे वो काम करते रहते इस पे। आज रजा रबानी साहब कहाँ हैं? इस पे उनसे सवाल पूछना था बहुत एहतराम से कि सर आपने क्यों नहीं ये सवाल किया, आप माशाल्लाह आपकी पार्टी भी मौजूद है हर चीज, कि ये आईनी तरमीम एक बाइज्जत तरीके से टेबल क्यों नहीं की गई? पूरी दुनिया में जहां आईनी तरमीम टेबल की जाती है परसों का है, जज टू करेक्ट, उन्होंने परसों की स्टेटमेंट है। चले फिर आई स्टैंड करेक्टेड एंड अवाम के सामने लेकर आए। अच्छा बिल्कुल जी, मैं बातों पर तकरीर करते हैं, बट अच्छी बात उन्होंने कह दिया, उसको ला के उस पर डिस्कशंस की जाएं। ये कौन सी दुनिया की आईनी तरमीम है जिसमें आप रात को 10 बजे बंदे सारे एक जगह इकट्ठे करके कहते हैं जिसको पास करने की कोशिश करें और फिर जो भी होता है। आईनी तरमीम आर्टिकल 238 239 की जो स्पिरिट के तहत आनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट्स होती है। इंग्लैंड में जब डिबेट्स होती हैं किसी किस्म की अमेंडमेंट पर, तो उसके ऊपर हैंडसार्ड्स में रिकॉर्ड होती हैं, जिस तरह की 18वीं तरमीम भी रिकॉर्ड हुई थी और उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी। अब आप ये देखें, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एग्जाम्पल दी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में थ्रू ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट होती है और अगले दिन 63A का केस फिक्स हो जाता है। मुझे समझ ये नहीं आती कि सारे के सारे मामलात जो हैं वो एक ही तरफ क्यों पॉइंट आउट करते हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैं बिल्कुल कादिर साहब से एक बात पे एग्री करता हूं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू, उसका प्रोसेस साफ और शफाफ होना चाहिए, लेकिन जौन सी साफ और शफाफ तरीके को रिमूव करना चाह रहे हैं वो अभी भी वहां एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं सेनेट हियरिंग्स करें, हर चीज करें, बट जिन टाइम्स पर और जिन तरीकेकार से करके जिन लोगों को बेनिफिट उसका होता है, ये कभी भी इन जो प्रोसीडिंग्स हैं या इन अमेंडमेंट्स को सीरियसली नहीं जा सकता। फिर इन अमेंडमेंट्स में आपने हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन जो हम सुन रहे हैं, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है उसको आपने लिटरली मिनिमाइज कर दिया। मतलब अगर एक टैक्स की हमने रिट फाइल करनी है सुबह और वो भी 199 में फाइल होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन के फेडरल कोर्ट में भेज देगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है उनको आपने एक मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बना दिया है, उनके पास कौन से केस आपने भेजने। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको बहुत तरीकेकार से डिबेट करके बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसको अगर आप 25-26 अक्टूबर से आगे ले जाएं तो बड़ी बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, मंदोखेल साहब को जवाब देना चाहेंगे आप? किसने बोला कि कोर्ट आ दिया सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सेशन में जाएगा, सेशन का अपील हाई कोर्ट में, कोर्ट का अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो मजिस्ट्रेट कैसे बन गए? पहली बात। दूसरी बात कि आप कोई चीज नजर आती कि 263 ये आया मंदोखेल साहब आपकी आवाज बहुत टूट रही है, अगर आप थोड़ा सा अपने सिग्नल्स बेहतर कर लें क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू मिस इट। हाँ जी जी, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, जब एक ऑर्डिनेंस आया सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस आया की एडवाइस पे, और फिर वो चीफ जस्टिस उसके ऊपर अहकामात जारी करते हैं और सीनियर जज जो ना अपनी चीफ जस्टिस के अहकामात को मानने से इनकार करते हैं और अपनी शराइत है कि जब तक ये पूरा फुल बेंच में नहीं लगेगा फैसला, तो भाई ये बताओ फिर ये असेंबली किसलिए बैठी है? ये जो हुकूमत है किसलिए बैठी है? ये पाकिस्तान बैठा नहीं। मंसूर अली शाह साहब ने तो नहीं, मंसूर अली शाह साहब के नोट के मुताबिक तो वो इसलिए नाला है कि वो आपने मुनीब अख्तर को निकाल के आपने जस्टिस अमीनुद्दीन को क्यों रखा आपने? और भाई आप मुझे बताओ, ना रुक जाओ, आप मुझे बताओ कि मुनीब अख्तर को अगर निकाला चीफ जस्टिस की मर्जी है तो ये कैसे पूछ सकते, कौन सा कानून आइन के तहत पूछ सकते हैं? नहीं, उसको क्यों निकाला, उस जवाब दो। ये तो वो हो गया नवाज शरीफ वाला मुझे क्यों निकाला, ये तो वो नवाज शरीफ वाला मुझे क्यों निकाला नहीं है। ये दूसरा क्यों नहीं पूछ सकते? ये लीगल सिस्टम में आप कैसे कर सकते हैं? ऐसी बायस तो आप नहीं दिखा सकते ना कि एक जज को आपने उठा के बाहर कर दिया और आपने सीनियोरिटी के लेवल पे भी नहीं लिया। सना एक जज को बाहर कर या 10 को बाहर कर दिए, इनके पास क्या इख्तियार है पूछने का? इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। कानून आइन ने इख्तियार दिया है या आप चीफ जस्टिस से वजात मान रहे हो? आप मुझे बताओ, या तो फिर चीफ जस्टिस थी तो आपके अंडर हुआ, फिर तो चीफ जस्टिस से जब आप लोग कहते थे कि उमर अता बंदियाल साहब रिजाइन कर दें और ये फर्द वाहिद क्यों हैं, ये फैसले क्यों कर रहे हैं, ये अपने मनमर्जी बेंचेस क्यों बना रहे हैं, तो फिर वो बात गलत थी और ये बात ठीक है। ये बताओ सना, ये बताओ
जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये अपने आप को खुद पीटीआई का मेंबर शो कर, ये अपने आप को खुद कैसे पीटीआई का मेंबर शो कर रहे हैं, कैसे इसको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। चलो जी, काम ही हो गया। पंजोता साहब, आई हैव गिवन अप आई थिंक। मगर ये बता दें कि आपको क्या आपके ख्याल में ये 63A लगाने का मकसद यही है कि वो वोट्स बाय डिफेक्शन या बाय ऑर्डर ऑफ लाइक जिस तरह से भी उनका आएगा वो फायदेमंद होंगे इनके लिए कि वोट भी मिल जाएगा, डीसीट भी हो जाएंगे? बिकॉज उन्होंने पंजाब हाउस में काफी लोगों को रखने की कोशिश की, हुकूमत ने, वो कामयाब नहीं हो सके। देखिए जी, मैं आपको पहले 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में चलते हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब को पाकिस्तान की पार्लियामेंट इतनी ज्यादा पसंद है कि वहां पर चले गए थे, बैठे गए और तकरीर की। फिर उन्होंने ये कहा अपने एक फैसले में कि जो ये एक्सरसाइज ऑफ पावर है ऑर्डिनेंस की, ये बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर है। ये तब हो सकता है जब इमरजेंट सिचुएशन हो और पता नहीं बहुत बुरे हालात, और ये इनइफेक्टिव है, हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट मौजूद हो, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वो ऑर्डिनेंस आता है और वो 1 घंटे के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। और डिस्क्रेशन जो कि पार्लियामेंट ने मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस से लेके वापस दी थी कि इसको स्ट्रक्चर करें 3 लोगों पर। सर प्लीज, सर मेरी बात, सर थोड़ा, आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी से मुझे बोलने दें प्लीज सर। सर मैं बताने लगूं ना किससे पूछेगा, मैं इसको बताने लगूं जी। सर वो जिस तरह आपने कहा मंसूर अली शाह साहब के नोट में राजा आमिर केस जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बनाया, उसकी तमाम की तमाम बार बार रिप्रोडक्शन है। और चीफ जस्टिस साहब को इनकी अपनी बातें याद कराई गई हैं कि जनाब ने कमेटी इसलिए बनवाई थी ताकि डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर्ड हो। तो टॉप 3 लोग उसमें बैठे जो आपके बैठे। अब चूंकि आपको एक बंदा पसंद नहीं है, आपने ऑर्डिनेंस मंगवा लिया है। अब ऑर्डिनेंस आने के बाद आप एक बंदे को रिमूव कर रहे हैं। अब वो बंदा जब रिमूव हो गया है उसके बाद आप सर एक सेकंड सर कानून आ गया तो चीफ जस्टिस उसी पे चलना है, मंसूर अली शाह साहब के पे चलना है। सर ये कानून ये सर गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब जिस दिन कानून है सर गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश सुन लें। ठीक है, कादिर साहब मैं तो अब इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये लेट्स एंटरटेन दैट थॉट कि अगर वाकई ये फैसला ठीक आ गया, हाँ ये फैसला अगर ठीक है तो फिर मंसूर अली शाह साहब को कोई हक हासिल नहीं है पूछने का। मैं पूछना चाहती हूँ ये पंजोखेल साहब आपके नजदीक इसी से 1 दिन पहले जी जब ये ऑर्डिनेंस से पहले मीटिंग जब होने लगी तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं घर जा रहा हूं, बड़ा जरूरी काम है। अगले दिन जब ऑर्डिनेंस आता है तो 1 घंटे में बंदा रिप्लेस कर देती है। इट्स नॉट अबाउट अ लॉ। हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि यही पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहले एग्जिस्ट करती थी, तो ये सारा तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो काम करते रहते, चुप करके बेंचेस बनाते। वो आवाम को कराने थे ना सर, उस वक्त इलेक्शन भी कराने थे, उस वक्त वोट करना था उस वक्त चीफ जस्टिस को, और अब इस वक्त ये इम्प्लीमेंटेशन। और एक सवाल और सना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कीजिए कि ये किस तरह ना कह सकते हैं, अभी कादिर साहब ने पूछा किस तरह ना कह सकते हैं, उसी तरह ना कह सकते हैं जिस तरह जब सुप्रीम कोर्ट आपको कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं तो आप आगे से कहते हैं हमने नहीं करवाने, उस तरह ना कह सकते। वहां आप आर्टिकल 189 को आप कहते हैं हम मानते नहीं है। आज एक ऑर्डिनेंस जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, इन चीफ जस्टिस साहब के अपने जजमेंट के मुताबिक वो 1 घंटे में इंप्लीमेंट हो जाता है। सो आई एम फोर्स्ड टू बिलीव। आपको किससे बोला? आपको पता है ऑर्डिनेंस जो है ना कानून का एक हिस्सा है, और वो ऑर्डिनेंस होता है 4 महीने के लिए, अगर पास नहीं हो सकती में तब खत्म होता है, कानून का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि आप जो बता रहे थे कि 1 घंटे के अंदर उसको कमेटी जो बनाती है, आपको क्या ऑर्डिनेंस या कानून में लिखा हुआ है कि वो 4 दिन या 10 दिन उसको सड़ा के फिर करेगा? कहाँ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप ये कर ले कि आपको ये चीजें क्यों कर दी है, आप मुझे बता दो ना कि लिखा हुआ है वो कानून में है। अच्छा मंदोखेल साहब छोड़े सबको, ये बताएं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मौलाना साहब से उम्मीद बांधे हुए पीटीआई भी और हुकूमत भी किसकी तरह जाएंगे? मौलाना साहब हमारी आप लिख ले अपने दस्तखत से, पंसोटा साहब को गवाह बना के मौलाना साहब ने कहीं नहीं जाना है, हमने पीपल्स पार्टी के साथ जाना है। पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, मकसद के इसी बुनियाद पर आईनी कोर्ट्स और ये तमाम तर चीजें जो मैंने मेंशन की है उन समेत। मौलाना साहब मान चुके हैं, सबका बयान आ चुका है कि आईनी कोर्ट के मसले में आप आईनी कोर्ट के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, 26वीं तरमीम की बात कर रही हूँ। बाकी चीजें तो डिस्कशन होगी। मैं नहीं, पीटीआई में कह रही है ना कि कोई भी इस तरह की जुडिशियल चेंजेस जो होंगे उसमें मौलाना साहब और वो साथ है। पीटीआई कहाँ? पीटीआई है कौमी असम्बली में, वो नई सी छीन गया, वो है पीटीआई। अवामी चल रही है बात
जारी एक्सचेंज होंगे, हम एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करेंगे और उसके बाद जाके हम हुकूमत के साथ बैठेंगे और हुकूमत को कन्विंस करेंगे, बाबा ये चीजें मान लो, या हुकूमत के नई अमेंडमेंट लाए तो हम बताएंगे कि भाई आप कर दो। यकीनन मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी दोनों कन्विंस हो गए के तरामीम पेश होंगे। और एक बात आखिर में एक बार बताओ, कानून ये है पंचवजा साहब कि कानून अगर कोई अमेंडमेंट आता है पहले वो काबीना पास करती है, फिर काबीना के बाद असेंबली में टेबल होती है। पीटीआई के दौर में पूछा था जब नया नया तो 2 मिनट के पहले जो ना वो बिल मेरे सामने रखा, मैंने कहा यार ये तो कल रात आप लॉजेस में भेजते हो सारे बिल, तो आप भेजा करें ताकि हम स्टडी करें। बोले नहीं ये रूल ये है, तो उस वक्त रूल ठीक था, आज रूल गलत है। और फिर आप भी कैसे करते कि उसी रात को कानून पास होता, कानून नहीं, जरूरी है कि जिसने जो गलत किया आपने उसी को फॉलो करना है, आपने अपनी कोई बुनियादी बात नहीं करनी, आपने कोई बुनियाद नहीं रखनी। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में हैं, IMF हमें फंड दे देगा, मोहम्मद औरंगजेब साहब इज वेरी होपफुल, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये चोर दरवाजे से आईनी तरमीम लाने की क्या वजूहात पेश आ रही हैं? अगर हुकूमत अपने कंसिडरेबल स्ट्रेंथ के साथ अपने तमाम तर मामलात में सही है, इन्फ्लेशन को नीचे ले आई है और अपने जो हमारे रिजर्व हैं उनको भी बेहतर कर दिया है, IMF का लोन भी मिल जाएगा, पर मसला क्या है? ये अदालती पैकेज, आईनी कोर्ट्स, ये वक्त, ये क्यों और क्या उनको चाहिए सिक्योरिटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये एक सवाल है, आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।